अस्सलाम वालेकुम। प्लेन मिरर एक ऐसे किस्म का मिरर जो बिल्कुल ही ऑप्टिकली प्लेन होता है, ज्योमेट्रिकली भी प्लेन होता है। ऐसे किस्म के मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। अच्छा, मिरर बनता कैसे है? मिरर असल में उस सरफेस का नाम है जिस सरफेस में लाइट आए, रेगुलरली रिफ्लेक्ट होती जाए। ऐसे किस्म के सरफेस को हम मिरर का नाम देते हैं। यह जो मिरर होता है, इस मिरर को हम जैसे बनाते हैं वो कुछ इस तरीके का अमल होता है कि हम पहले पहले ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसे किस्म का मटेरियल हो जिसके सरफेस को इतना हम स्मूथ कर दें कि उसमें जरा सी भी फ्रिक्शन ना होनी चाहिए। ऐसा करना तो लगभग नामुमकिन होगा। तो हम कैसे ऐसे किस्म के सरफेस को बना पाएंगे? तो जवाब है कि अगर आपको ऐसा करना है कि कोई ऐसा मटेरियल हो और उसका जो सरफेस है वो स्मूथ बना लें, और ऐसा स्मूथ बना लें कि उसमें लगभग फ्रिक्शन जीरो हो, तो आपको चाहिए कि उस मटेरियल को लिक्विड के फॉर्म में लें। अगर आप लिक्विड के फॉर्म में लेंगे तो जब वो लिक्विड किसी कंटेनर में आप पोर करते जाएंगे और फ्रीली उसको छोड़ देंगे तो उसका जो सरफेस होगा, सरफेस टेंशन की वजह से वो सरफेस बिल्कुल एक प्लेन होता जाएगा। मतलब ये कि अगर आप किसी भी मटेरियल को एक लिक्विड के फॉर्म में लें तो उसका फ्री सरफेस क्या हो जाएगा? एक फ्रिक्शन लेस तकरीबन सरफेस हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से। तो फिर भी हमारे पास मसला होगा, क्योंकि जिस कंटेनर में हम उसको रखेंगे या तो ऊपर धूल होती है, वो धूल उसके ऊपर गिर जाएगी और अच्छी से वो रिफ्लेक्ट लाइट को नहीं कर पाएगा, या तो उसका नीचे वाला हिस्सा इस्तेमाल करें, पर नीचे वाला हिस्सा तो उस कंटेनर का होगा और उस कंटेनर में जैसी फ्रिक्शन होगी वैसी फ्रिक्शन उसके अंदर आएगी। अगर हम साफ भी करेंगे हाथ से तो हमारे हाथों का जो निशान होगा, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो, या फिर निशाने किसी भी चीज के निशाने उस पर आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे किस्म की लिक्विड लें कि उसका सरफेस फ्रीली छोड़ें और उस सरफेस टेंशन की वजह से उसका सरफेस स्मूथ हो जाए, पर उसमें कोई मिट्टी भी ना लगे और बेहतरीन एक सरफेस स्मूथ हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सिल्वर लेते हैं खास करके, या कोई और मेटल लेते हैं हम। एक्चुअली मिरर बनता ही मेटलों से है। हम कोई एक एग्जांपल ले लें, चांदी ले लेते हैं। चांदी को जैसे लिया, उस चांदी को हम पहले पहले पिघलाते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में लें और एक प्लेट में परोस देते हैं। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो जब आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल ही एक स्मूथ हो जाता है, प्लेन हो जाता है। और उस वक्त हम एक गिलास ऊपर रख देते हैं। गिलास को इसलिए रख देते हैं क्योंकि जब हम गिलास को रखेंगे तो धूल या कोई भी चीज उस पर नहीं आएगी या हवा नहीं आएगी। हवा आएगी अगर मेटल के पास तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेटल और फग लग जाएगा, जंग लग जाएगा, उस पर जंग लगेगा तो वो मिरर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम एक मेटल को लिक्विड के फॉर्म में लें, फ्रीली छोड़ें, जब वो जमना शुरू हो जाए तो हम ऊपर से एक गिलास को रख दें। गिलास जब रखेंगे आप देखते होंगे कि हमारे पास जो मिरर्स होते हैं एक्चुअली ऊपर से ग्लास होता है, ग्लास और पीछे पॉलिश हुई होती है उस मेटल की। वो जो पॉलिश देते हैं हम मेटल की, वो जो लिक्विड हम लगा देते हैं वहां पर लेमिनेट कर देते हैं लिक्विड को, वो पतली सी होती है, थोड़ी मिकदार में होती है, पर वो इतनी होती है कि पूरे के पूरे इस ग्लास को ढक देती है। यहां से हम देखते हैं तो यहां पर हमारा चेहरा दिखता है क्योंकि इस वाले हिस्से में रेगुलर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, पर यहां से लाइट रेगुलर रिफ्लेक्ट नहीं होगी
क्योंकि यहाँ से तो हम इससे लिक्विड को परोस देते हैं या कि इसको ये वाला हिस्सा लेमिनेट करते हैं तो हमारे हाथों के निशान या कोई भी उस पर लग जाते हैं। मतलब ये कि जिस साइड से आप लिक्विड लगा रहे हो तो उस साइड से वो मिरर काम नहीं करता, इसके उल्टी साइड जो होती है वो वाली साइड मिरर कहलाती है। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक मिरर हो ऐसा, तो ये पीछे वाली साइड इसकी काम नहीं करेगी। मतलब ये कि यहां से हमने लिक्विड को इस ग्लास पर लेमिनेट किया है, ये वाला हिस्सा मिरर नहीं कहलाएगा, यहां से कुछ भी नहीं दिखेगा, यहां से दिखेगा, यहां से ये मिरर का काम करेगा। सो जिस साइड में पॉलिशिंग होगी उस साइड में मिरर काम नहीं करेगा, और जो साइड रिफ्लेक्टिंग होगी वही साइड कहलाएगी मिरर। अब हम देखें कि यहां पर अगर हम यहां पर कोई चीज लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक आदमी लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज लेते हैं, ये एक रॉड है फर्ज कर लें, इस रॉड में हम करते क्या है, यहां पर एक लाइट लगा देते हैं और यहां पर भी एक लाइट लगा देते हैं। अब क्या होगा, लाइट इस ये सोर्स ऑफ लाइट S1, ये सोर्स ऑफ लाइट S2 है, इस सोर्स से लाइट जाएगी ऐसा, और जैसे ही जाएगी ये यहां पर आएगी, ये वाली लाइट जब जाएगी टकरा कर यहां पर आएगी। अगर हम देखें कि ये वाली जो लाइटें हैं यहां आ रही हैं, मतलब अगर आप यहां पर खड़े हो जाएं या अपनी आंख को यहां पर रखें तो ये लाइट आएगी और ये लाइट आएगी। आपको पता चलेगा कि ये वाली लाइट जो आ रही है और इसको पीछे करते जाएं, जैसे ही आप पीछे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइट आ रही है दरअसल ये लाइट यहां से आ रही है, और ये वाली जो लाइट आ रही है ये वाली लाइट ये वाली लाइट यहां से आ रही है। मतलब ये कि इसकी जो इमेज है वो यहां बनेगी। मैंने थोड़ी सी लंबी इमेज कर दी, लंबी इमेज नहीं बनती, लिहाजा उतनी सी साइज होती है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, और साइज दोनों की बराबर होती है। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ऊपर वाला ये हिस्सा और ये हिस्सा काम का नहीं है। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उस साइज का आधा कर दें तो जितनी साइज बनती है वही साइज वाला आप मिरर ले आए, उसी मिरर में उसी ऑब्जेक्ट की साइज उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन पाएगी। और आप देखेंगे कि पीछे एक इमेज है, जब आप यहां से घूम के जाएंगे तो आपको पता चलेगा तो यहां तो कुछ भी नहीं है। इस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज उस इमेज का नाम है जब आप यहां जाएं तो आपको दिखे कोई सी भी इमेज नहीं है। और एक इमेज होती है रियल इमेज। रियल इमेज किसको कहते हैं, अगर प्रोजेक्टर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बल्ब लगा हुआ होता है और एक इमेज होती है, वो जो लैंप होती है वो लाइट निकालती है, उस इमेज से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर पिछली साइड में चली जाती है। जैसे ही पिछली साइड में चली जाती है तो वहां पर एक इमेज बनती है जो कि हम यहाँ पर वॉल पर या किसी सरफेस पर प्रोजेक्ट करते हैं, वो वाली इमेज कहलाती है रियल इमेज। कोई भी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ले आए, मतलब हाथ रखें तो वहां पर रोशनी गिरे वहीं पर इमेज बने, अगर हम पेपर रखें तो पेपर पर वही इमेज बने, तो उस इमेज को कहते हैं रियल इमेज। पर ये इमेज जो मिरर बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है, वो एक वर्चुअल इमेज होती है। सो प्लेन मिरर मेक्स वर्चुअल इमेज और the minimum size of the mirror is equal to half of the size of the object। ऑब्जेक्ट की साइज से मिरर की साइज हाफ होनी चाहिए। इसके अलावा और तीसरी पॉइंट क्या है, इट मेक्स एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब है सीधी की सीधी इमेज। अगर सोर्स 1 ऊपर पड़ा था पहली इस ऑब्जेक्ट में मुकम्मल में, सोर्स S1 ऊपर है, यहाँ पर भी S1 ऊपर होगा, यहाँ पर S2 नीचे, यहाँ पर भी S2 नीचे होगा। और तीसरी पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज इरेक्ट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है उसका हेड ऊपर है पर इमेज में हेड नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सो इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। इट मेक्स इमेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब यह होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड होगी,
तो इमेज की वो लेफ्ट साइड कही जाएगी। मतलब अगर आप किसी प्लेन मिरर में राइट हैंड उठाते हो तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। मतलब ये कि लेटरली इन्वर्टेड साइड वाइज इन्वर्शन होती है। यहाँ पर देखें इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो मिरर है ये प्लेन है। प्लेन का मतलब है नो एनी कर्वेचर। इफ देयर इज नो एनी कर्वेचर इट मींस देयर इज इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि एक बहुत ज्यादा लंबे से लंबी रेडियस। भाई अगर रेडियस से हो तो मतलब वो कर्व होगा, वो स्फेरिकल पार्ट होगा। पर रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस इनफाइनाइट हो तो वो कर्व नहीं है। रेडियस अगर इनफाइनाइट हो किसी भी चीज की तो वो कर्व नहीं होगी। ये मेरा हाथ है, इस हाथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकली? आप कहेंगे कि ये प्लेन है। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। अगर मैं इसको यहां पर ऐसा कर दूं तो आप क्या कहोगे कि भाई ये कर्व है ज्योमेट्रिकली। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है, 6 मीटर अब होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो मतलब वो स्फेरिकल पार्ट है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है मतलब वो प्लेन है। यहाँ पर देखें it's the distance from the object to the mirror and mirror to the image is always equal. ऑब्जेक्ट और मिरर और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये हम बात प्रूव भी करेंगे। और हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास है इमेज बनती है वो बनती दरअसल कैसे है कि पहले आपको ये जानना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बुनियाद पर हम दो लॉज यहां पर सामने लाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वाली एंगल और इंसिडेंस एंगल बराबर होती है हमेशा। अगर मैं आपको कहूं कि कोई प्लेन सरफेस लीजिए और इस प्लेन सरफेस में एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट जैसे यहां पर टकराएगी तो ये सरफेस इसको रिफ्लेक्ट करता है, लौटाता है उसी साइड में। ये रे कहलाएगी रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे है। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप क्या कहोगे? रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों सरफेस से टकरा कर मिल रही है हमें। मतलब ये कि ये इंसिडेंट रे जब टकराएगी सरफेस से तो ऊपर आएगी। यहां पर आप एक बात तसव्वुर करें, हम यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं। इमेजिनरी लाइन बनाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम अपनी स्टडी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस इमेजिनरी लाइन की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे से इस लाइन तक बनती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्टेड रे से इस लाइन तक बनती है। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये जो नॉर्मल लाइन है ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर रहती है। द नॉर्मल लाइन इज ऑलवेज ड्रॉन फॉर understanding the laws of reflection, and the angle of incidence is the angle between incident ray and the normal, and angle of reflection is the angle subtended from the reflected ray to the normal. यहाँ पर angle of incident को I से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर R से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर ही रहती हैं। और हम यहाँ पर देखें अगर 30 डिग्री पर ये इंसिडेंट रे आ रही है तो 30 डिग्री ही बनाकर बाहर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, हर रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से काम करती है। कोई भी ऐसी किस्म की रिफ्लेक्शन आज तक नहीं है ना होगी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ना करे। दूसरा लॉ ये होता है एंगल ऑफ वेव फ्रंट एंड रे इज 90 डिग्री ऑलवेज। ये एक एक्स्ट्रा लॉ है, ये देखा जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में शायद ना भी हो, पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए।
जो हमने वेव फ्रंट पढ़ा था, वेव फ्रंट और जो रेज होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं। वेव फ्रंट और रे दोनों चीजें लाइट की प्रोपेगेशन डिफाइन करती हैं और दोनों की दोनों 90 डिग्री पर सेपरेटेड होती हैं। तीसरी पॉइंट क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे इज सेम ऑलवेज। मतलब ये अगर ये रे आ रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके बीच में ये रे आ रही है, तो इनके ही बीच में ये चली जाएगी, एक्स और वाई के बीच में। ऐसा नहीं होगा कि ये जेड में चली जाएगी, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में आएगी, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में चली जाएगी। ये जो नॉर्मल वाली लाइन होगी, ये नॉर्मल वाली लाइन भी वाई में होगी या एक्स में होगी। मतलब ये कि जो ये तीनों चीजें हैं हमेशा सेम प्लेन कंटेन करती हैं। तो ये तीन लॉज हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम रिफ्लेक्शन के और ज्यादा टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये हमें चीजें काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लें भाई।